तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते होंगे आप सब एकदम मस्त होंगे, वीआईपी होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज के हम इस अपने क्लास में जानने वाले हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उस क्वेश्चन को करने वाले हैं, और टीसीएस के आधारित पर जो टीसीएस जैसे पेपर हमारा बनाता है सेम वैसे टीसीएस के आधारित पर पैटर्न पर हमारे क्वेश्चन है। तो हम एक क्लास आपको प्रतिदिन अपलोडेड वीडियो मिलेगा। तो मेरे भाई अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो हम बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि साइंस का एक क्लास एएलपी, आरपीएफ, जेई और टेक्नीशियन के लिए है। टीसीएस का पूरा निचोड़ रहने वाला है इस क्लास में हमारा, और 10 वर्ष का प्रश्न रहने वाला है। तो मेरे भाई आराम से देखिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारी आज की जो पहली क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है, हमें ये बताना है मेरे भाई। क्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 को। कब पूछा गया है? 15/11/2018 को पूछा गया है। विस्थापन की विशेषता नहीं है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, सदैव धनात्मक होता है, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर या कम हो सकता है, यह शून्य हो सकता है। तो इसमें कौन हमारा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन एकदम राइट है, वही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बताना है। तो विस्थापन पूछा है कि इसमें निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन की विशेषता नहीं है। तो मेरे भाई याद है आपको कि विस्थापन क्या होता है कि जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। अर्थात सर विस्थापन में सदिश राशि होती है, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अर्थात पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर क्या कम हो सकता है, ये भी सही है, गलत हो गया। यह शून्य हो सकता है, ये भी सही है। सदैव धनात्मक होता है, ये बात गलत है भाई। विस्थापन सदैव धनात्मक नहीं होता, विस्थापन धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। तो जो विस्थापन की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है कि सदैव धनात्मक होता है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का वेग समान होगा, पर बल बराबर होगा कि गतिज ऊर्जा समान होगी, ये बताना है। ये हमारा टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित प्रश्न है। किस पे मेरे भाई? टीसीएस पैटर्न पर। तो देखो निर्वात में अगर हम किसी भी चीज को अगर स्वतंत्रता पूर्वक गति कराएं तो जो पिंड होते हैं उसका वेग क्या होता है मेरे भाई? समान होगा। क्या होता है कि उसका पिंड का जो वेग होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को एक समान सरल रेखी गति के दौरान, कि कोई भी वस्तु को एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है। समय के साथ क्या नियत रहता है? समय रहता है, वेग रहता है, त्वरण रहता है, दूरी रहता है। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 2019 में ये पूछा गया हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो याद रखना कि कोई भी यदि वस्तु है एक समान सरल रेखी से अगर गति हो रही है तो उसके दौरान समय के साथ उसका क्या नियत रहता है मेरे भाई? वेग नियत रहता है। क्या नियत रहता है? तो उसका वेग नियत रहता है। ठीक है, तो चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है गति के द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच संबंध प्रदान करता है? गति का द्वितीय समीकरण। अच्छा, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। तृतीय समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। पूछा क्या है? पूछा क्या है मेरे भाई? पूछा है कि गति का जो द्वितीय समीकरण है किसको बीच संबंध। देखो s का मतलब क्या होता है मेरे भैया? दूरी। या तो हम इसको बोल सकते हैं स्थिति भी। क्या बोल सकते हैं? स्थिति भी। अब स्थिति जो है वेग समय, त्वरण समय। तो क्या इसमें देखो ऑप्शन में क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्थिति वेग, स्थिति समय, उसके बाद वेग समय, वेग संवेग। तो किसको प्रदर्शित करती है मेरे भैया? आराम से बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, जो
हमारा स्थिति होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, समय को, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चौथा क्वेश्चन ठीक है, तो याद रहेगा ये आरआरसी ग्रुप डी 23/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा गति का द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच स्थिति संबंध बताता है, तो स्थिति और समय के बीच। पांचवा कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से, अगर कोई गतिशील पिंड है यदि हम उसका वेग आधा कर दें, क्या कर दें, यदि उसका वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा। मेरे भाई एक चीज बताओ, संवेग क्या होता है, P बराबर होता है mv, क्या होता है, P बराबर होता है mv। अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो संवेग भी घटेगा। अगर वेग आधा कर दें तो संवेग का मान कितना होगा मेरे भाई, फटाफट कमेंट करो आप लोग। देखो आप लोग को जहां पे भी अगर दिक्कत हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधा ए बी हो जाएगा। देखो सिंपल सी चीज है ना भाई, अगर हम वेग का मान दो बढ़ाएंगे तो संवेग भी 2 बढ़ेगा, वेग 4 बढ़ाएंगे तो संवेग भी 4 बढ़ेगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। तो वेग आधा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला, देखो वहां पे दूसरा समीकरण पूछा था, वहां पे कौन सा समीकरण पूछा था, दूसरा समीकरण। यहां पे 6वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे भाई कि गति का प्रथम समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच, क्योंकि v बराबर होता है u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो वेग और समय के बीच क्या होता है, संबंध दर्शाता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, किसके कारण रुक जाएगी। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी, आवेग, तनाव, घर्षण, गति। तो किसके कारण वो बल रुक जाएगी ये बताना है। तो याद रखना मेरे भाई, किसके कारण रुक जाती है, तो घर्षण के कारण रुक जाती है। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 18 में 22/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई मैं बहुत कम समय में आपको क्वेश्चंस कराने का कोशिश करूंगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब 21 न्यूटन का एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो मेरे भाई आराम से देखिएगा, हमने पढ़ा है F बराबर m इंटू ए। क्या पढ़ा है, F बराबर m इंटू ए। अब कितना न्यूटन बल कह रहा है, 21 न्यूटन बल कह रहा है, द्रव्यमान 3 कह रहा है, त्वरण पूछ रहा है। तो 3 सतह कितना होगा 21, ए बराबर आएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या तो 7 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में ये दोनों को ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यस सर, यहाँ पे हमें दिख रहा है 7 मीटर सेकेंड इनवर्स के पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देख सकते हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। अच्छा, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण स्मॉल जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मतलब स्मॉल जी डैश का मान पूछ रहा है मेरे भाई। अब क्या बोला है ध्यान से समझो, हमने फार्मूला क्या पढ़ा मेरे भाई, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है आपको मालूम है, हमने क्या पढ़ा है कि स्मॉल जी बराबर हमने पढ़ा है जी एम बटे में आर। क्या पढ़ा है, जी एम बटे में आर पढ़ा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस पर ग्रह कितना होगा। तो जी डैश बराबर होता है मेरे भाई 2 हो जाएगा, जी एम बटे में आर हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, जी के बराबर होता है मेरे भाई। याद रखना अगर दुगने की बात हो तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, स्मॉल जी आ जाएगा, आ जाएगा स्मॉल जी आ जाएगा। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 2g। 2g ऑप्शन में हमारा ए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई वस्तु है तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन की दर होती है उसे क्या कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर हो रही है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो उसे वेग कहा जाता है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वेग कहते हैं। देखो स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है मेरे भाई? वेग। स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग। और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है मेरे भाई? त्वरण। याद रखना, अगर स्थिति में परिवर्तन वेग, वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा मेरे भाई? त्वरण कहलाएगा। याद रखना। चलो 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के संदर्भ में सही है? मतलब घर्षण के परिमाण के संदर्भ में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, इसमें से कौन सा सही है? स्थैतिक घर्षण, देखो ये तो भैया गलत है। स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा सर्पी घर्षण से। सर्पी घर्षण सबसे छोटा कौन होता है? लोटनी घर्षण है, तो मालूम है। तो स्थैतिक वाला जो ऑप्शन है वो गलत कर दो। अब लास्ट में ये दोनों में दिख रहा है लोटनिक लोटनिक। अब लेकिन ये क्या है कि सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण आपस में बराबर नहीं होते, तो ये क्या है? तीसरा भी गलत हो गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें 3/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आरआरबी जेई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, बताओ तो कौन प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, आपको सबको मालूम है। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आर्यभट्ट ने मैथ का, रामानुजन ने भी मैथ में थे। लेकिन ये जो थे न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है मेरे भाई। तो चलो 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है, के विपरीत होता है, से हमेशा शून्य होता है, से हमेशा ज्यादा। तो ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए क्वेश्चन था 22/6/2019 के लिए। कौन से? 22/6/2019 के लिए हमारा क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से होता है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई इसमें हमेशा कम होता है। अगर हम आउटपुट से इनपुट का कोई कार्य करेंगे तो हमेशा कम होगा। 14 नंबर कह रहा है द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल क्या कहलाता है? अवरोध भी कहलाता है, उत्प्लावनता कहलाता है, ऊपर की ओर धक्का या संवहन कहलाता है। ये हमारा पूछ रहा है। तो मेरे भैया क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। याद रखना, द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण पर जो बल होता है, द्रव द्वारा जो घर्षण पर लगाया गया बल होता है वो क्या कहलाता है? अवरोध। आरआरबी स्टाफ नर्स 21/7/19 वाला पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है घर्षण दोनों सतहों के संपर्क में, घर्षण के दोनों, जैसे दो घर्षण के संपर्क में क्या होता है? अनियमितता, चिकनाहट, घनत्व, तो अंतराल। तो याद रखना क्या होता है मेरे भाई? अनियमितता होता है। क्या होता है? अनियमितता होता है। अगर दो घर्षण के बीच में हमेशा क्या होगा? तो अनियमितता होता है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर कह रहा है कि गिरते हुए नारियल में क्या होती है? गिरते हुए नारियल में क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो गिरते हुए नारियल में क्या होती है? गिरते हुए नारियल में क्या होती है पूछा है। तो याद रखना गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। भाई ये गलत पूछा है, ये बात तो सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा।
एक वस्तु को गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। भैया ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही है, गलत होगा। कह रहा है इसकी गणना के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर द्वारा की जाती है और गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। हमारा एक क्वेश्चन बोल रखा है इस तरफ। एक मिनट, अच्छा पहला वाला ही होगा मेरे भाई, एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी, एक मिनट। देखो क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है एक वस्तु को गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये भी सही बातें हैं कि के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर और गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। स्थिर अवस्था में, अगर नियत अवस्था में दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा नहीं कहा जाता मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे चलते 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 8-10-2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है यदि किया गया कार्य शून्य है, भैया W बराबर कह रहा है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। और कह रहा है यदि किया गया कार्य शून्य है तो भैया एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, एफ का मान 0 हम नहीं कर सकते, जब का मान कह रहा है ना कि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो इस एफ और डी के बीच का कोण पूछ रहा है। अब एक चीज बताओ, कॉस थीटा को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कॉस थीटा को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए मेरे भाई, 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कॉस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। तो बल और विस्थापन का जो कोण होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। भैया एक चीज बताओ, 10 किलोग्राम वजन, 10 किलोग्राम का वजन है, हम उस सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उस सूटकेस को उठाएं और प्लेटफॉर्म पर खड़े, यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो भाई एक भी जूल नहीं होगा। क्या होगा मेरे भाई, एक भी जूल कार्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान समझो। F बराबर हो जाएगा F इंटू डी। अब ध्यान से समझो कि 10 किलोग्राम का वस्तु है क्या कह रहा भाई, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य पूछा है। तो W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। तो किया गया कार्य हमारा कितना है भैया, 10 किलोग्राम वजन है, तो यहां से हम लिखाएंगे तो मान लो 10 है, तो विस्थापन हो ही नहीं रहा है भाई, विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। सिंपल सी चीज है, विस्थापन तो कोई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कार्य कितना हो जाएगा, 0। तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहां तक हो गया मेरे भैया, हमारा क्वेश्चन हो गया 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई तो बहुत सिंपल है, किलोवाट घंटा है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा। अगर नॉर्मल ऊर्जा की इकाई पूछे, अगर यूनिट पूछे तो क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है। क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है। और क्या होता है, जूल होता है, याद रखना। 18/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। शक्ति, ऊर्जा, संवेग, बल। तो सिंपल चीज है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है मेरे भाई, उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह पर इससे क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 में ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। भाई अभी हमने बताया क्या आपको याद होगा कि के बराबर हमने लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर। के क्या है सर, के मतलब है काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक की मतलब एनर्जी, हम इसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन में हाफ एम वी स्क्वायर कहीं है, तो यहाँ पर सही जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी आरआरबी ग्रुप डी देख रहे हो। आपको जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा टीसीएस पैटर्न पर, या तो आपको प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग को 20 दिन की क्लासेस, आपको मैक्सिमम 20 दिन में 1000 से 1200 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए
कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती। कोई अगर तना हुआ रबड़ बैंड है, कैसा बैंड है, तना हुआ रबड़ बैंड है, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो उसमें ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। भैया देखो, उसमें ऊर्जा से तो रबड़ से तने हुए से कोई मतलब नहीं है, रासायनिक ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। ये तो दोनों साफ दिख रहा है, गलत है। लेकिन दो अब है, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। तो मेरे भाई इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी रबर बैंड है, अगर उसमें ताने, तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां पर इलास्टिसिटी की घटना होती है वो हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात कि किसी भी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किस प्रकार की ऊर्जा होती है मेरे भाई, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए मेरे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है, अब ध्यान से समझना, अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, बाहर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। दोनों पहिया एक साथ पृथ्वी से उठते हैं। दोनों में से कोई भी पहिया पृथ्वी से पहले उठ सकता है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। कह रहा है कि यदि जब कभी कभी हम मोड़ पर मुड़ते हैं तो कार पलट जाती है। जब कार पलटती है, तो जिस समय कार पलटती है उस समय अंदर की ओर का पहिया, जो कार के अंदर की ओर का पहिया होता है, वो पृथ्वी से पहले उठता है। तो बिल्कुल सही जवाब है भैया, जो कार के अंदर की तरफ का जो पहिया होता है वही पहले, देखो आगे वाला जो पहिया होता है अंदर की तरफ, वही ऐसे उठता है। तो गाड़ी किस तरीके से, इस तरीके से क्या होती है, पलट जाती है मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा एनटीपीसी 22/4/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 25 नंबर आ जाते हैं। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। सोडा वाटर का कोई बोतल है, मान लो कि भाई ये सोडा वाटर का कोई बोतल है, इसका एक गर्दन है, इसका एक क्या होगा, गर्दन। इसको गर्दन पकड़ करके क्या कह रहा है कि पकड़ करके तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। इस तरीके से इसको क्या होता है, घुमाया जाता है। ऐसे ऐसे इसको घुमाया जाता है। जब ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे, ये कह रहा है। जैसे हम इस बोतल को ले लिए सोडा की, जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे भाई जब घुमाएंगे, देखो ऐसे ऐसे जब करके घुमाएंगे, तो देखो ये जो बोतल का गर्दन है, इसी के पास में बुलबुले क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो ऑप्शन में तली के पास गलत, गर्दन के निकट तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। क्या होगा, गर्दन के निकट जो बुलबुले होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं मेरे भाई, एकत्रित होते हैं। ये एनटीपीसी 28/3/2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है वह बिंदु जहां पर किसी निकाय या पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है क्या कहलाता है। मतलब वह बिंदु जहां पर किसी निकाय का पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है वह क्या कहलाता है। ज्यामिति केंद्र कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, कि गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो मेरे भाई याद रखना मेरे भैया कि क्या होता है कि द्रव्यमान केंद्र होता है। वह बिंदु जहां पर किसी निकाय का पिंड संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो मेरे भैया आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन नंबर है कि वृत्त में एक कण एक समान गति से गतिमान है। वृत्त में एक कण एक समान गति से गतिमान है, उसका स्थिर क्या होगा। या बिल्कुल सरल है, वृत्त में एक कण एक समान रूप से गतिमान है। कोई वृत्त है उसमें एक कण है एक समान रूप से गतिमान है, तो उसमें का क्या नियत होगा भैया, गतिमान है तो उसका क्या स्थिर होगा, तो गतिज ऊर्जा। क्या स्थिर होगा मेरे भाई, गतिज ऊर्जा। ठीक है, याद समझ में आया, गतिज ऊर्जा क्या होगा उसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पिंड, भैया ये सीजी 36 मतलब सीजी टेट 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पिंड जिसका द्रव्यमान यम है स्मॉल, एक समान रूप से स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है, पिंड पर अभिकेंद्री बल कितना होगा। तो एम भी स्क्वायर बटे आर, एम भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एम भी बटे आर स्क्वायर, एम भी बटे स्मॉल आर। तो मेरे भैया क्या होगा, तो ध्यान समझना, यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एम भी स्क्वायर बटे में क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, एम भी स्क्वायर बटे में क्या होता है,
आर होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है सरल लोलक के आवर्तकाल कैपिटल टी व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध क्या होता है। मेरे भाई एक चीज याद करो, ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2060 2018 में ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल जी में संबंध पूछ रहा है, तो कौन सा संबंध होता है मेरे भैया, जो स्मॉल जी होता है वो उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमेशा बातें याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में ये भी पूछा गया है, तो उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल कहलाता है मेरे भाई। कौन सा बल कहलाता है, अगर हम पानी के द्वारा ऊपर लगाए गए बल को कौन सा बल कहते हैं, तो याद रखना कि उत्प्लावक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं मेरे साथियों, उत्प्लावक बल कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। क्या दिशा, परिमाण, शक्ति, ऊर्जा क्या करता है। तो याद रखना मेरे भाई कि जो उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है वह परिमाण होता है। क्या होता है मेरे भाई, परिमाण होता है। ये हमारा आरआरबी जेई 31/5/2019 तक पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अब ये हमारा आज का क्लास है। अब रोज आपको क्लास सुबह में मिल जाएगी, प्रतिदिन आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास जैसी लगती है आप लोग बताइएगा। हमारा प्रतिदिन 30 से 32 क्वेश्चन रहेगा कम समय के अंदर। तो ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आज की जितनी भी हमारी पीबीएस की हुआ है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन हुआ है, तो आप लोग इसको देखिए। और एक हमारा पूरा टीसीएस का निचोड़ चलेगा और एक हमारा चैप्टर वाइज एक्सेप्टेड और पीवाई की क्वेश्चन चलेगा। तो ठीक है मेरे भाई, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।